सुबह को परिंदों के शोर ने जगा दिया था। हवा में खुनकी रची हुई थी और अतराफ में कोहर सा छाया हुआ था। नीचे इलियट और ड्रैगी की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं शाखों के दरमियान गहरी नींद सो गया था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। बहरहाल उन दोनों को देखकर इत्मीनान हुआ। फिर मैं नीचे उतर आया। इलियट ने फीकी सी मुस्कुराहट से मेरा खैर मकदम किया। हेलो मिस्टर वेस्टोनिया। मैंने कहा हेलो। इलियट ने कहा ड्रैगी सारी रात तकलीफ का शिकार रही है। मैंने चौंकते हुए पूछा ओह खैरियत, क्या बात है? बोला उसके जख्म में तकलीफ बढ़ गई है। उसने मुझे बताया था कि तुमने उसे उन लोगों के चुंगल से बचाने के लिए लैंड रोवर को जंप किया था। मेरे ख्याल में इसी वजह से जख्म मुतासिर हुआ है। मैंने कहा बैंडेज तब्दील कर दी जाए तो बेहतर होगा। इलियट ने उदासी से कहा अब तुम हमारे लिए और कितना परेशान होगे, रहने दो। मैं ड्रैगी के पास पहुंच गया। वो एक जगह चित लेटी हुई थी और उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने कहा मैं तुम्हें एक बहादुर लड़की समझता हूँ ड्रैगी। उसने खुद को संभाल लिया, बोली हेलो वेस्टोनिया। मैंने कहा मेरा ख्याल था कि तुम गर्म कॉफी तैयार कर चुकी होगी जो इस वक्त लुत्फ दे जाएगी, लेकिन तुम। वो बोली कॉफी मैं कैसे तैयार करती? मैंने कहा क्यों, तुम्हें इल्म नहीं है कि लैंड रोवर में तमाम सामान मौजूद है? वो मुस्कुराती बोली लेकिन चाबी मेरे पास नहीं थी। मैंने कहा ओ सॉरी, मैं भूल गया। क्या तकलीफ बढ़ गई है? वो बोली हाँ। मैंने कहा सॉरी ड्रैगी, मुझे एहतियात करना चाहिए थी। वो बड़ी लगावट से बोली शर्मिंदा कर रहे हो वेस्टोनिया, तुमने मेरे लिए जिंदगी की बाजी लगा दी थी। मैंने कहा चलो आओ, लैंड रोवर चल सकती हो या मैं उसे यहीं ले आऊं? वो बोली नहीं, मैं चल सकती हूँ। दिन की रोशनी में ये जगह वैसे भी मखदूश है, हमें कोई भी देख सकता है। वो उठ गई। मैं और इलियट उसे सहारा देकर लैंड रोवर तक ले गए और फिर उसने उसे लैंड रोवर के पास ही एक जगह बिठा दिया। मैंने कहा इलियट तुम्हें कॉफी तैयार करना होगी। इलियट ने मुस्कुराते हुए कहा जो हुक्म सर, और मैंने तमाम सामान उसके हवाले कर दिया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ड्रैगी के पास आ गया। वो आहिस्ता से बोली यहाँ नहीं, प्लीज उस तरफ चलो। उसने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। इलियट हमसे बेनियाज कैरोसिन स्टव दुरुस्त करने में मसरूफ था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ड्रैगी अपने तमाम हथियार इस्तेमाल करने पर तुल गई थी। उसने चट्टान से टिक कर आंखें बंद कर लीं और मुझे खुद ही उसकी जैकेट वगैरह उतारना पड़ी। उसके बाद मैंने उसके जख्म पर दवा लगाई और नफासत से बैंडेज कर दी। ड्रैगी इस दौरान आंखें बंद किए रही थी। वो अजीब से अंदाज का मुजाहिरा कर रही थी। फिर जब मैंने उसे जैकेट पहना कर बटन लगाए तो उसने अपनी पेशानी मेरे सीने पर रख दी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने आहिस्ता से कहा इलियट सिर्फ मेरा एक साथी है, सिर्फ एक साथी। उसके बारे में किसी गलत फहमी का शिकार न होना। मैं इन अल्फाज के मफहूम पर गौर कर रहा था कि इलियट की आवाज उभरी कॉफी तैयार है। नाश्ते से फारिग होकर इलियट ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला अब क्या प्रोग्राम है वेस्टोनिया? मैंने कहा डियर इलियट, तुम्हारे मामलात से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं एक आज़ाद मनुष्य हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ अपने काम में मसरूफ रहूं, लेकिन इंसानियत के नाते जो जिम्मेदारियां इंसान पर आयद होती हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत गौर किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि इन हालात में तुम्हें बेजारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। मैं चाहता हूं तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां से तुम अपने लिए सहूलतें हासिल कर लो। मैं उस वक्त तक के लिए अपना प्रोग्राम मुलतवी कर सकता हूं। तुम लोग दोहरी परेशानी का शिकार हो और मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर अपनी राह लगूं। ड्रैगी जख्मी है और तुम्हारे दुश्मन ताक में हैं। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? इलियट ने ममनूनियत से मेरे हाथ पकड़ लिए। बोला मैं कुछ नहीं कह सकूंगा वेस्टोनिया, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी इस दोस्ती का खातिर खा जवाब भी नहीं दे सकता। मैंने कहा कोई मंजिल है तुम्हारे जहन में? इलियट ने कहा हाँ, अगर हम बंगाना पहुंच जाएं तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। मैंने पूछा बंगाना कहाँ है? वो बोला काफी दूर है यहाँ से। लाइन ऑफ क्रूजल की एक बस्ती है, वहां हमारे मददगार मौजूद हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें बंगाना पहुंचा दूंगा। वो बोला बेहद शुक्रिया वेस्टोनिया, और उसने गर्दन झुका ली। ड्रैगी सहर तराज आंखों से मुझे देख रही थी। मुझसे निगाहें मिली तो वो खुशी से मुस्कुरा दी। उसके बाद वहां रुकने का कोई जवाज नहीं था। तैयारियां करने के बाद हमने वो जगह छोड़ दी और इलियट की तयन करदा समत चल पड़े। दोपहर तक रुके बगैर सफर जारी रहा। इस दौरान हमें कोई नजर नहीं आया था, लेकिन दोपहर के खाने के बाद जब हमने दोबारा सफर का आगाज किया तो कोई 1 घंटा चलने के बाद हमें एक नशीबी दर्रे में कुछ गाड़ियां नजर आईं और मैंने फौरन इंजन बंद कर दिया। दिन की रोशनी में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो सहराई मुहाफिज हैं। ड्रैगी और इलियट ने भी उन्हें देख लिया था।
इलियट ने वो पिस्तौल निकाल लिया जो उसने चुराया था। मैंने भी राइफल संभाल ली थी। मैं आहिस्ता से बोला, ये गालिबन वही लोग हैं। इलियट ने फौरन जवाब दिया, 100%, मैं उन्हें पहचानता हूँ। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उन लोगों को मैं भी पहचानता था। मैंने कहा, गोया ये अभी हमारी तलाश में है। वो बोला, बेहद खतरनाक लोग हैं वेस्तोनिया, हमें किसी कीमत पर इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। हम दर्रे से गुजरती गाड़ियों का जायजा लेते रहे और फिर वो एक मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। वो बोला, हमें अब रुख बदल लेना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ से रास्ता काट दो। उस टेकरी के अकब से निकलकर हम एक पतले दर्रे में दाखिल हो जाएंगे। मैंने इलियट के बताए हुए रुख पर लैंड रोवर मोड़ दी। इससे मुझे एक अंदाजा हो गया था, वो ये कि इलियट और ड्रैगी इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। बहरहाल मैं मुतमईन था। जो प्रोग्राम लेकर चला था उसमें कामयाबी की उम्मीद पैदा हो गई थी। उसके बाद रास्ते में सहराई मुहाफिज नजर नहीं आए। मैंने एक सहराई बकरा शिकार किया और उसे अपने हाथों से ज़िबाह किया ताकि हलाल गोश्त खाने को मिले। बाकी काम इलियट ने किया था। रात एक जंगल में हुई थी। इलाका खौफनाक था और दरिंदों की मौजूदगी का खतरा था। इसलिए तय किया गया कि रात लैंड रोवर के अंदर बसर की जाए। इलियट ने झाड़ झनकार जमा किए और गोश्त भूनने लगा। ड्रैगी मेरे साथ थी और मुसलसल बर्कपाशी कर रही थी। मैंने भी एहतियातन मुस्कुराना शुरू कर दिया था ताकि ताउन की फजा बरकरार रहे। रात को मुझे उससे एहतियात बरतना पड़ी और ये सोचना पड़ा कि बाज़ औक़ात ज़रा सी नरमी भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरे दिन फिर सफ़र जारी हो गया। ड्रैगी अब ठीक थी और बहुत खुश थी। आज का सफ़र बहुत खुशगवार रहा। पता नहीं ये इलाकाई तब्दीली थी या फिर आसमान पर अबर होने की वजह से मौसम बेहतर हो गया था। बहरहाल ये दिन उतना गर्म नहीं था। शाम तक सफ़र जारी रहा। वो दोनों समतों के सिलसिले में रहनुमाई कर रहे थे। तीसरे दिन कोई 11 बजे का वक्त था जब हम एक पथरीले मैदान में पहुंच गए। बाईं समत एक बुलंद पहाड़ी टीला नजर आ रहा था। अब तक सफ़र करते हुए वो दोनों बिल्कुल मुतमईन रहे। ड्रैगी पर मैंने खासे असरात कायम कर लिए थे और अब उसके अंदर एक नुमाया तब्दीली महसूस हो रही थी। इलियट ने कहा, उस टीले के पास चलो वेस्तोनिया। मैंने पूछा, कोई खास बात? वो बोला, हाँ चलो। और मैंने लैंड रोवर का रुख तब्दील कर दिया। टीले से कोई एक फरलांग पहले मैंने एक पगडंडी देखी जिस पर गाड़ी की आमदोरफ्त के निशानात नजर आए। ये पगडंडी न जाने कहाँ तक जाती थी। टीले तक का सफर ज्यादा देर का साबित ना हुआ और हम उसके करीब पहुंच गए। इलियट ने कहा, इंजन बंद कर दो, और मैंने उसकी ख्वाहिश पर अमल किया। इलियट लैंड रोवर से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, अगर मैं ये कहूँ वेस्तोनिया की बस यही हमारी मंजिल है तो तुम्हें हैरत तो होगी। मैंने हैरत का मुजाहिरा किया। ये? वो बोला, हाँ, अगर हम यहीं रुक जाएं तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा? मैंने कहा, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। उसने पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो अभी तवील अरसे तक इन वीरानों में भटकना है। कौन सी मंजिल की निशानदही करूं? वो बोला, और अगर तुम्हें वो लोग मिल जाएं जो हमारे दुश्मन हैं तो तुम उन्हें किस तरह मुतमईन कर सकोगे? मैंने कहा, जाहिर है उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। वो बोला, ये तुम्हारा ख्याल है। तुम्हारी लैंड रोवर उनकी निगाहों में होगी और वो ये जानते होंगे कि तुमने हमारी मदद की है। मैंने कुछ मुस्तरिब अंदाज में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो इलियट? इलियट ने सर्द लहजे में कहा, यही कि तुम्हारी इस मोहब्बत के जवाब में हम तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकते। मैंने जल्दी से कहा, अब तो वाकई मुझे खौफ महसूस होने लगा है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं जानता था कि इलियट क्या कहना चाहता है। वो बोला, ये खौफ एक हकीकत है वेस्तोनिया। इस सिलसिले में मैं तुमसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी रहनुमाई करो। वाकई ये बेहद परेशान कुन ख्याल है। मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो बोला, मैं कुछ दिन और तुम्हें मेहमान रखना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा जगह पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उन लोगों से इतनी दूर निकाल दूंगा कि वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकें। मैं गर्दन झुकाकर कुछ देर सोचता रहा और फिर मेरी निगाह ड्रैगी की तरफ उठी। ड्रैगी ने आंखें बंद करके मुस्कुराए हुए गर्दन खम की। मकसद यही था कि मैं ये तजवीज़ कबूल कर लूं। मैंने हैरत का इजहार किया। कहा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है इलियट, लेकिन यहाँ इस जगह, क्या ये जगह तुम महफूज समझते हो? वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, तुम तैयार हो? मैंने कहा, हाँ इलियट, मैं खुद भी तुम लोगों से मुतासिर हो गया हूँ और इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। वो बोला, तो फिर यूं समझ लो मेरे दोस्त कि तुमने एक सुनहरे मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ा दिया है। मेरे ये अल्फाज तुम्हें अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें उनकी हकीकत से भी आगाह कर दूं और तुम इस बात को तस्लीम करोगे कि जो कुछ मैंने कहा है गलत नहीं कहा।
मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे अपने वतन में तुम्हारी माली हैसियत क्या होगी, लेकिन जो आदमी सहराए आज़म में इतनी शानदार तैयारियों के साथ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के लिए निकल आए, उसकी माली पोजीशन यकीनन बेहतर ही होगी। क्या ये एक उम्दा बात ना होगी कि तुम्हारा काम भी पूरा होता रहे और उसके साथ ही तुम्हें कुछ माली मनफियत भी हासिल हो जाए? मैंने कहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही मिस्टर इलियट, और ना ही मैं जहन पर इस बारे में ज्यादा जोर डालना चाहता हूँ। बस मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कबूल कर लिया है और अब तुम जिस तरह चाहो मेरे बारे में फैसला करो। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपनी मंजिल से दूर हट गया हूँ, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर भटक जाने को ही जी चाहता है। मैंने एक बार फिर ड्रैगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुसर्रत की किरणें रक्सां थीं। वो जानती थी कि ये इशारा उसी की जानिब है। इलियट भी मुस्कुराने लगा और फिर उसने मेरे शानों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम नुकसान में नहीं रहे। मैंने कहा, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ है। मैंने बेलौस तुम्हारी मोहब्बत कबूल की। इलियट ने कहा, मैं जानता हूं, और फिर मुझे इशारा करके उस टीले के अकबी हिस्से की जानिब चल पड़ा। अजीब सी जगह थी। टीला काफी फैलाव में था और जगह जगह उसमें इस तरह चट्टानें उभरी हुई थीं जैसे उन्हें इंसानी हाथों ने तराश दिया हो, और मेरा ये अंदाजा भी गलत नहीं निकला। एक भरे हुए पत्थर के करीब पहुंचकर इलियट ने उसमें नीचे हाथ डाला और दफतन ही मैंने एक पुरशोर आवाज के साथ पत्थर की एक चौड़ी दीवार अपनी जगह से हटते हुए देखी। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गई थीं। ये हैरत मसनूई नहीं, हकीकी थी, क्योंकि उस जगह, उस वीराने में किसी ऐसे मसनूई मैकेनिज्म का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दीवार के दूसरी जानिब नीम तारीख सा माहौल था। इलियट ने मुझे इशारा किया और ड्रैगी के साथ उस हटी हुई दीवार के खला में दाखिल हो गया। पूरा टीला अंदर से खोखला था। छत उसकी बुलंदी तक चली गई थी और किसी गुंबद की सी शक्ल रखती थी। यहाँ साइडों में लकड़ी की अलमारियां लगी हुई थीं। अंदर उम्दा किस्म का सामान जरूरत मौजूद था, जिसमें हल्का फुल्का फर्नीचर भी था। जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। वीराने में इस ऐशगाह का तसव्वुर कोई अल्फ लैलवी तसव्वुर ही मालूम होता था, लेकिन जो कुछ था मेरी निगाहों के सामने था। इलियट ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थीं। मैंने लरसती हुई आवाज में पूछा, ये सब? इलियट ने कहा, यह सब जादुई कारनामा है। तुम इसे हमारा कारनामा कह सकते हो। मैंने कहा, लेकिन ये तो नाकाबिले यकीन बात है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। वो बोला, बिलाशुबा हो रहा होगा, लेकिन जो कुछ निगाहों के सामने होता है हम उसे हकीकत का नाम ही देते हैं। आज तक तुम हमारी ज़ियाफत करते रहे हो और तुमने इंतहाई मुश्किल हालात में भी इस बात की परवाह नहीं की कि तुम्हारे पास क्या मौजूद है। अब कुछ वक्त हमारे मेहमान रहो। मैंने आंखें बंद करके जोर से गर्दन झटकी और फिर एक सोफे की जानिब बढ़ गया। मेरे जहन में चिंगारियां सी फूट रही थीं। इसका मतलब है कि मैं स्टीफन ब्राकोडा की राह पर लग चुका हूँ। यहाँ इस वीराने में इस किस्म का तिलिस्माती इंतजाम यकीनन आम लोगों का काम नहीं हो सकता था। ड्रैगी और इलियट वहां से चले गए और थोड़ी देर के बाद मैंने लैंड रोवर का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी। मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर बैठ जाना ही मुनासिब समझा। वो लोग मुझे इस जगह छोड़कर फरार नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये उनका एक अहम ठिकाना था। मैंने हॉल का पूरी तरह जायजा लिया। कितनी मेहनत से उसे तराशा गया होगा, कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। मामूली बात नहीं थी। बाहर से उस टीले को बिल्कुल उसकी असली शक्ल में रहने दिया गया था, और यहाँ से गुजरने वालों में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टीला कोई इंसानी रिहाइशगाह है। इंजन बंद हो गया। पता नहीं उन्होंने लैंड रोवर क्यों स्टार्ट की थी। थोड़ी देर के बाद वो वापस मेरे पास आ गए। इलियट ने कहा, अब तुम बेहतरीन किस्म का खाना तैयार करोगी ड्रैगी। ड्रैगी ने कहा, ओके, और एक बार फिर उसी दरवाजे से बाहर निकल गई। इलियट ने अंदरूनी हिस्से में कुछ टटोला और चौड़ी दीवार अपनी जगह से आगे बढ़ी और फिर थोड़ी सी जगह खुली रह गई जिससे एक आदमी अंदर दाखिल हो सके। वो बोला, यहाँ जनरेटर मौजूद है जिसे स्टार्ट करके हम अंदर रोशनी कर सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम ये दीवार मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। दीवार बंद होने के बाद जनरेटर की आवाज बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर खुली हो तो फिर जंगल का ये सन्नाटा इस आवाज को असल से कई गुना बढ़ाकर फजा में मुंतशिर कर देगा। मैंने कहा, मगर इलियट ये सब कुछ? वो बोला, हाँ मेरे दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लाइन ऑफ क्रूजल के मुहाफिज हैं और हमें लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम बस्तियों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए तरह तरह के इंतजामात करने पड़ते हैं। मैंने कहा, मगर ये वीराना? मेरा मतलब है, इस वीराने में रहकर तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, बज़ाहिर तुम इसे वीराना कह सकते हो, लेकिन तुमने रास्ते में एक चौड़ी पगडंडी देखी होगी जो पहाड़ से गुजर कर दूसरी समत जाती है। दूसरी जानिब सिर्फ चंद मील के फासले पर बंगाना है।
मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा, बंगाना क्या चीज़ है? वो बोला, लाइन ऑफ क्रूजल की एक बस्ती जहां एक बहुत बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है। मैंने कहा, अरबों ने वाकई इस सिलसिले में तो कमाल कर दिया है। वो बोला, हाँ, ये उनकी अब तक की कोशिशों में सबसे मौसर और सबसे खतरनाक मंसूबा है। मैंने कहा, तब तो फिर अरबों के दुश्मन इस मंसूबे से बहुत खौफजदा होंगे। वो बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी कार्रवाइयों से यही अंदाजा होता है कि वो इस मंसूबे को सख्त तशवीश की निगाह से देख रहे हैं। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में ज्यादा राय जनी नहीं कर सकूंगा मिस्टर एलियट, क्योंकि ये मेरा शोबा नहीं। लेकिन तुमने मुझे जिन हैरतों से दो चार किया है, मेरा ख्याल है सहराए आजम के अजायबात भी इतनी जबरदस्त हैसियत नहीं रखते। एलियट इस बात पर हंसने लगा। मैंने चौंक कर पूछा, ये ड्रैगी कहाँ गई? बोला, इस टीले के मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये जगह सिर्फ एक पोर्शन कही जा सकती है। तुम्हारी लैंड रोवर मैंने एक गैराज में महफूज कर दी है। मैंने ताज्जुब से कहा, गैराज? वो बोला, हाँ, यहाँ गैराज भी है, किचन भी है, जिसका इस हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आंखें बंद करके सोफे की पुश्त से गर्दन टिका दी, जैसे बहुत ज्यादा तहय्युर का शिकार हो गया हूँ। चंद लम्हे के बाद एलियट ने लकड़ी की एक अलमारी से छोटा सा कैसेट रिकॉर्ड निकाला और उस पर एक उम्दा सा नगमा लगा दिया। मध्यम सुरों में मगरबी मूसीकी गूंजने लगी और एलियट एक सोफे पर नीम दराज हो गया। फिर उसने जैसे खुद से कहा, यह वाकई बड़े अजीबोगरीब मराहिल से गुजरना पड़ा है, मुझे यहाँ तक पहुंच जाने का यकीन नहीं था। फिर वो चौंक कर मेरी सूरत देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, और बिलाशुबा मैं इस सिलसिले में तुम्हें अपना मददगार कह सकता हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और खामोशी से मूसीकी की लहरों में खोया रहा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि गार के एक हिस्से में हल्की सी सरसराहट हुई और फिर एक मध्यम सी आवाज के साथ एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे से ड्रैगी एक ट्रॉली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। फिर उसने ट्रॉली हमारे सामने लाकर रोक दी। मैं मुताज्जिबाना अंदाज में इस नमूदार हो जाने वाले दरवाजे को देख रहा था। ट्रॉली पर बेहतरीन किस्म के पनीर से बने हुए सैंडविचेस, उम्दा किस्म की कॉफी, बिस्किट और ऐसी ही दूसरी चीजें रखी हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम लोग मुझे जादूगर महसूस हो रहे हो। ड्रैगी ने एलियट की तरफ रुख करते हुए कहा, एलियट, दरवाजा बंद कर दो, बाहर अब हमारा कोई निशान मौजूद नहीं। एलियट ने कहा, ओके ड्रैगी, और एक बार फिर उठकर दीवार के करीब पहुंच गया। इस बार दीवार बिल्कुल बंद हो गई थी, अंदर बिल्कुल तारीकी फैल गई। लेकिन चंद लम्हे के बाद ड्रैगी ने चंद मोमी शमादान रोशन कर दिए, जिनकी मध्यम और पीली रोशनी हॉल में फैल गई। एलियट ने कहा, ये तुमने अच्छा किया, जनरेटर चलाने को अभी जी नहीं जा रहा था और फिर काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है, जरा उसे चेक भी करना था। ड्रैगी आहिस्ते से बोली, जरूरत ही क्या है इसकी, ये रोशनी काफी है। और उसके बाद वो मेरे बिल्कुल करीब आकर सोफे पर बैठ गई। बोली, तुम्हें अब इन हैरतों से बाहर निकल आना चाहिए वेस्तोनिया। हम लोग तुम्हें अपने बारे में बता चुके हैं और अब इससे तुम अंदाजा लगा लो कि हम लोग कितनी मोहब्बत से यहाँ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये सब कुछ उन फैक्ट्रियों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए जरूरी है। लो प्लीज ये सैंडविच खाओ, मैंने बड़े शौक से बनाए हैं। मैंने सैंडविच उठाकर उसे दांतों से काटते हुए कहा, शुक्रिया ड्रैगी। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पर है कि तुम लोगों ने इस जगह को एक ऐसी ऐशगाह बना दिया है जहां इंसान हैरत के सिवा कुछ नहीं कर सकता। भला कोई सोच भी सकता है इस बारे में। एलियट ने कॉफी बनाकर मेरे सामने रख दी और फिर खुद भी कॉफी की छोटी छोटी चुस्कियां लेने लगा। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। ड्रैगी भी खामोशी से कॉफी पीती रही। फिर उसने कहा, एलियट, मैं मिस्टर वेस्तोनिया को अपनी इस ऐशगाह की सैर करा दूं, तुम आराम करो। एलियट ने कहा, हाँ हाँ यकीनन, और ड्रैगी मुझे इशारा करके उठ खड़ी हुई। चंद लम्हों के बाद हम बाहर निकल आए। मैंने अपनी आंखों में हैरत के नकूश बरकरार रखे थे। एक जगह खड़े होकर मैंने अतराफ में निगाहें दौड़ाईं। ताहद निगाह वीरानी और खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। ड्रैगी मुसलसल मेरा जायजा ले रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ तुम्हें गैराज दिखाऊं। वो टीले के दूसरे हिस्से में पहुंच गई और उसने वैसे ही एक पत्थर को नीचे से टटोलकर एक खला पैदा की। लैंड रोवर उस खला में खड़ी नजर आ रही थी। फिर वहां से निकलने के बाद वो एक दूसरे हिस्से में पहुंची, जहां भी खासी बड़ी जगह थी और उस हिस्से में बेहतरीन किस्म का बाथरूम बना हुआ था। किचन था जो नफीस तरीन था। मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में कहा, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई? बोली, बस इसलिए कि अगर कभी खतरनाक हालात से वास्ता पड़ जाए तो यहाँ पनाह ली जा सके। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि कोई इस जगह के बारे में ये सोच भी नहीं सकता था। अगर हमारा ताक़ुब करने वाले यहाँ तक आ जाते और हम उनकी निगाहों से रूपोश हो जाते तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं समझ सकते थे कि हम जादूगर थे जो खला में परवाज कर गए। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ऐसी बहुत सी जगहें बनाई गई हैं
मेरा मतलब है ऐसी जगहों की जरूरत तो पूरे सहराए आजम में पेश आ सकती है। वो बोली, खैर पूरे सहराए आजम में तो नहीं, लेकिन इस किस्म की बहुत सी जगह बनाई गई हैं जहां से हम अपना खुफिया निगरानी का काम करते रहते हैं। मैंने कहा, कमाल है। ड्रैगी वहां से भी निकल आई। मैंने पूछा कि वो बाहर जाने के बाद अंदरूनी दरवाजे से वापस आई थी, वो दरवाजा कहाँ है? ड्रैगी ने जवाब दिया, किचन से ही गुजरकर ऐसा ही रास्ता अंदर जाने के लिए है। थोड़ी देर तक हम लोग बाहर चहलकदमी करते रहे और फिर ड्रैगी हॉल में वापस आ गई। मैं इलियट को देखने लगा जो एक अलमारी के पास खड़ा हुआ कुछ कर रहा था। हमें देखकर उसने अलमारी बंद की और मुस्कुराता हुआ सोफे पर आ बैठा। इलियट बोला, मिस्टर विस्टोनिया को हमारा ये ठिकाना पसंद आया ड्रैगी? वो बोली, बहुत। मिस्टर विस्टोनिया बहुत ज्यादा हैरानी का इजहार कर रहे हैं। इलियट सिर्फ मुस्कुराता रहा। हम आराम करने के लिए वहीं एक हिस्से में लेट गए। इस दौरान हम बहुत सी बातें करते रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि इन बातों में इलियट और ड्रैगी मुझे अपने मिशन से रग़बत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो खुद दिल से यही सब कुछ चाहता था। मेरे जहन में पता नहीं क्या क्या मंसूबे आ रहे थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि मैं उन लोगों के साथ शामिल रहकर ही स्टीफन ब्राकोडा का सुराग पा सकता था।